क्योंकि हमारी तो कोई खबर आएगी नहीं, अब इतना बड़ा हो गया। कोई टीवी वाला खबर देगा क्या? नहीं देगा। अबे हमको टीवी वाले की आदत भी होगी, खाली उनके खबर पर हम निर्भर ही नहीं है, ये इतने सारे हो गए टीवी वाले। अब सोशल मीडिया दुनिया में पहले नंबर का मीडिया हो गया है। अगर सारे बूथ लेवल पर आप कमेटियां बना लेते हो तो आप ईवीएम फोड़ने के लिए वहां तैयार रहोगे। आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। उपस्थित मित्रांनो, या ठिकाणी ईव्हीएम विरोधात ही परिषद आहे। मी बहुजन समाज पार्टीचा प्रतिनिधी या नात्यानं बोलतो। बहुजन समाज पार्टी ही राष्ट्रीय स्तरावर 3ऱ्या क्रमांकाची पक्ष आहे आणि यापूर्वी आमच्या अनेक वक्त्यांनी सांगितलं की हे ईव्हीएमचं गोड बंगाल कुठून सुरू झालं। काँग्रेसच्या काळापासून ह्या ईव्हीएमला सुरुवात झाली। 1984ला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मदिनी ज्या बहुजन समाज पार्टीची स्थापना झाली, 85ला पहिल्यांदा मान्यवर कांशीरामजींनी निवडणूक आयोगाच्या पुढे धरणं दिली होती, कारण त्यावेळेस बॅलेट पेपरच्या घोटाळ्याच्या विरुद्ध ते बोलले होते। त्यावेळेस त्यांनी बॅलेट बॉक्स चोरी केले होते। मित्रांनो, जसंही यांच्या लक्षात आलं की बहुजन समाज हा आता संघटित झाला आहे आणि आम्हाला पर्याय द्यायला लागला आहे, तेव्हा यांचे धाबे दणाणले। आणि मग तुम्हाला माहित असेल की 87ला 89ला जसं बहुजन समाज पार्टी ही राष्ट्रीय स्तरावरचा पक्ष झाला आणि मग यांच्या लक्षात आलं, मग यांच्यातले आतमधले जे काही सगळे सोयरे होते, कोणी नागनाथ होते, कोणी सापनाथ होते। मित्रांनो, मी स्पष्ट बोलणारा व्यक्ती आहे। या देशाचं, या संविधानाचं वाटोळं जर कोणी केलं असेल, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराची ऐशी तैशी कोणी केली असेल, तर त्याला जबाबदार 100% पहिल्यांदा काँग्रेस आहे। काँग्रेसने याची सुरुवात केली आणि आज काँग्रेसमधलीच अर्धी मंडळी भाजपमध्ये गेली। भाजप आणि काँग्रेसमध्ये 1%ही काही अंतर नाही। भाजप काँग्रेस हे चोर चोर मौसरे भाई आतून सर्व आहेत। कालच्या इकडे उद्याला तिकडे जातात आणि म्हणून तुम्हाला पर्याय द्यायचा असेल, ईव्हीएम हटवूनच काही होणार नाही। ईव्हीएम उद्या हटला मग तुम्ही काय करणार? कुणाला मत देणार? हा का रोड करी आणि त्याच्यानंतर पर्याय नाही देणार का तुम्ही? फुले शाहू आंबेडकरांची लोक आहोत आम्ही, निळा झेंडा आमचा आहे आणि बाबासाहेबांचं संविधान बाबासाहेबांची बच्ची वाचवू शकते। आणि हे जर वाचवायचं असेल तर संविधानाला राबवणारी मंडळी राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस भाजपनी याची अशी तशी या देशाचीही केलेली आहे आणि 3ऱ्या क्रमांकाचा राष्ट्रीय पक्ष बहुजन समाज पार्टी आहे। मित्रांनो, मी इथं काही प्रचार करायला आलेलो नाही, परंतु जे सत्य आहे ते मानलं पाहिजे आणि जर ते नाही मानलं तर मग चोर चोर मौसरे भाई एकत्र येतील। कालचे इकडे आमदार झाले, खासदार झाले, खोके घेऊन इकडे तिकडे जातील आणि मग तुम्हाला पुन्हा नवीन पद्धतीने गुलाम बनवायला पुढे येतील। आता संविधानाचं स्वर्ण महोत्सवी वर्ष सुरू आहे, स्वर्ण महोत्सवी वर्ष सुरू आहे, पण भारतीय संविधानाच्या स्वर्ण महोत्सवी वर्षाचा आता कुठेही तुम्हाला दिसत नाही। याचं कारण असं आहे की या संविधान विरोधी सरकार आणि संविधान विरोधी सरकार, मग तो मोदी असो। मित्रांनो, आता विरोधी पक्षाचे बोलले, तुम्ही कोणी थांबवलेलं नाही। इथं जर मी एका राष्ट्रीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून जर बोलत असेल तर तुम्हाला ऐकावं लागेल, कारण फुले शाहू आंबेडकरांचा एकच पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर आहे, तो बहुजन समाज पार्टी आहे आणि तो निळा झेंडा घेऊन आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला जर आज ही परिषद यशस्वी करायची असेल तर ईव्हीएम हटवण्यासंदर्भात
यापूर्वी मिनिटं बोललेले सरांना आहेत दिलेले होते. आणि बहन मायावतीजी यापूर्वी पार्लमेंटमध्ये बोललेले आहेत, त्यांचे खासदार बोललेले आहेत आणि म्हणून आपण या पद्धतीनं आता ईव्हीएम हटवण्यासंदर्भात आपण यशस्वी होऊया. धन्यवाद. जय भीम, जय भारत. इंडिया अगेन्स्ट ईव्हीएमच्या संदर्भामध्ये ईवीएम जाएगी, बैलेट आएगा. यहाँ पर ये जो ईवीएम अगेंस्ट इंडिया ये परिषद जो हम ईवीएम के विरोध में कर रहे हैं, तमाम यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं. यहाँ ड्रेस पर हमारे साथ 250 हमारे सैनिक है. 250 सैनिक वहाँ सिविल ड्रेस में बैठे हैं ताकि कोई समाज विघातक शक्तियां अंदर नहीं आ सके. पूरी संरक्षा के साथ हम ये अधिवेशन यहाँ कर रहे हैं. हम आपको बता दें कि आवाज इंडिया टीवी पर इसका लाइव प्रसारण जारी था, लेकिन सरकार डर गई और इंटरनेट का जामर लगाकर यहाँ का इंटरनेट भी अभी खत्म किया गया है. ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है. ईवीएम हटेगी. मैं प्रीतम बुलकुंडे आवाज इंडिया टीवी से और इस परिषद का राष्ट्रीय निमंत्रक अमन कुमार कामड़े जो आवाज इंडिया टीवी के डायरेक्टर है, एडवोकेट आकाश मून, हम सब हमारा वक्त यह बात नहीं करते हुए वामन मेश्राम जी को देना चाहते हैं पूरा वक्त. तो हम तीनों यह बात नहीं करेंगे और हमारा पूरा वक्त हम आदरणीय वामन मेश्राम जी को देंगे. लेकिन उसके पहले सिर्फ 2 मिनट हम लेंगे. हमारे बीच 95 साल की हमारी दादी नानी यहाँ बैठी है. 2 मिनट सिर्फ उनका आशीर्वाद लेंगे. स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन्होंने, जब वो जवान थी, तरुण थी, तब स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों के डंडे खाए हैं. और आज यहाँ जो काले अंग्रेज बीजेपी के हैं, उनसे 2-2 हाथ करने के लिए हमारी नानी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आई है. 2 मिनट उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद आदरणीय वामन मेश्राम इनका अध्यक्षीय भाषण होगा. धन्यवाद. आदर शुभकामनाएं देती हूँ. आज यहाँ मैं इसलिए उपस्थित हूँ कि मुझे ये मालूम हुआ कि ये जो मंच है वो मंच लोगों के पास जाता है, उनको सही सही बातें कहता है, उनको वैचारिक विचार करने के लिए ये करता है. तो इसीलिए मैं इनको आशीर्वाद देने आई हूँ. आशीर्वाद इसलिए दे रही हूँ, अभी तक आपने जो देखा सुना, ये समस्त समस्याएं हैं और ये समस्त समस्याएं अंग्रेजों के राज में भी थी. और तब जो युवा लोगों ने किया उसमें मैं भी थी. युवकों की जो शक्ति है, लोगों की जो शक्ति है, मैंने तब देखा जब आपको आज़ादी मिली थी. एक दिन जेल में गई थी और मुझे मानवीय शक्ति जो है, इस देश की जो शक्ति है, इस देश का जो संविधान है और इस देश को जो विचार करने की, वो धर्म मैं नहीं जानती, मैं भारतीय धर्म जानती हूँ. भारतीय धर्म की जो एक मानवता परंपरा है, मानवतावादी परंपरा, वो परंपरा भारत के अंग्रेजों के गुलामी को हटाने के लिए जो लोगों ने दिखाई थी, उसमें आपके पितामह सबके थे. कोई एक जाति धर्म का नहीं था. सब जाति, सब धर्म और सब तबके के लोग थे. और ज़्यादा से ज़्यादा इस देश की गरीब जनता थी, मैंने देखा था. और इसीलिए मैं आई थी कि ये लोगों ने जो ये किया है, संगठन किया है, लोगों के पास जो जा रहे हो, आपको कहने को कि मेरा एक्सपीरियंस है कि वैचारिक शक्ति में और सुचारू विचारों में क्या इंसान कमा सकता है. आज की परिस्थिति में यदि कोई
कुछ मिला सकता है तो आपकी शक्ति, आपका विचार और मेरा भारत महान, मेरा भारत सर्वधर्म का है और सर्वधर्म ये हमारे पूज्य है, ये लोगों को कहना है। कोई भी आपसी धर्म ये एक दूसरे का ये नहीं, द्वेष नहीं करता है। और इसीलिए हमको, मैं एक ही मिनट ले रही हूँ, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी युवा पीढ़ी नहीं है। अब थोड़ा विचार करने के लिए जिनकी ये होती है, एज होती है, वो उन लोगों ने किया हुआ है और उन लोगों ने जो किया है वो स्थायी रहने वाला है, ये आप विश्वास करो। और इसीलिए खुशी बताने के लिए मैं आई हूँ। मैं अपने दिल से कह रही हूँ, इसमें आपको सुयश मिलने वाला है। अभी तक जो मैंने भाषण सुने हैं, वो भाषणों में यहाँ पर हिटलर कभी नहीं आ सकता है, वो आज आपने मुझे बता दिया है। और इसी से आखिरी सांस जब लेना है, मैं खुशी से लूँगी और आप सबके चेहरे आखिरी सांस के समय मैं देखती रहूँगी। फिर से शुभकामनाएं। चित्रेताई, आपका बहुत बहुत आभार, आपने आशीर्वाद दिया। मैं भूख लिखूं या प्यास लिखूं या सारा शहर उदास लिखूं, मैं भूख लिखूं या प्यास लिखूं या सारा शहर उदास लिखूं, मजदूर पड़े हैं सड़कों पर क्या ओढ़े हैं आकाश लिखूं। अरे जी करता है आग लगा दूं इस शहर को और एक नया इतिहास लिखूं, और एक नया इतिहास लिखूं। इतिहास लिखने के लिए वाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम, इनको मैं आमंत्रित करता हूं, वो अपना अध्यक्षीय भाषण यहाँ दें। चुप रहो, सुनो। जो मैं बताऊंगा उसको आप चुप रह के सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। केवल चिल्लाने से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। साथियों, ईवीएम मशीन के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू हो रहा है, इशू हो गया है। और ये इशू आने वाले समय में, बहुत लंबा समय नहीं है चुनाव को, 2024 का चुनाव कुछ ही दिन में घोषित हो सकता है। इसलिए इस आंदोलन को बहुत जल्दी से जल्दी सारे देश भर में फैलाने की ज़रूरत है। हम लोग इस काम के लिए लगे हुए हैं। 2014 को जब मैंने ईवीएम के विरोध में अभियान और जागरण शुरू किया तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, ये वामन मेश्राम तो सेंसिबल आदमी है, ये ईवीएम के विरोध में, वोटों की चोरी ईवीएम के द्वारा हो रही है, ऐसे कह रहे हैं। ये बात गलत है, ऐसा लोग मुझे कहते थे। मगर आज ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, ये बात सारे देश के लोगों को समझ में आ गई है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है कि अब ये जनता का प्रश्न हो गया है, जनता का इशू हो गया है, ये जनता की लड़ाई हो गई है। ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही है, मैं यही चाहता था। ये लड़ाई जनता की होनी चाहिए। और
उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि कोई ऐसा संगठन नहीं है SC ST OBC माइनॉरिटी का देश में आज के तारीख में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो ईवीएम के समर्थन में है। सारे के सारे लोग ईवीएम के विरोध में हैं। ये बात भी हम लोगों को ठीक से समझना होगा। दूसरी और एक बात, बहुत सारे लोग SC ST OBC के बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट देते हैं। वो लोग भी मेरे पास आते हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हम भी ईवीएम के विरोध में हैं। तो मैं उनको कहता हूं, मेरे पास आकर क्यों बोल रहे हो? अकेले में मेरे पास आकर क्यों बोल रहे हो? तुम जो विरोध कर रहे हो मुझे बता रहे हो, तो मुझे मालूम हो रहा है कि तुम विरोध कर रहे हो बीजेपी के अंदर समर्थन में, तो कम से कम सोशल मीडिया में लिखो। अखबार में अगर छपकर नहीं आता है, टीवी में छपकर नहीं आता है, तो सोशल मीडिया में लिखो। साथियों, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईवीएम जो मुद्दा है ये आज नेशनल इशू हो गया है। क्यों हो गया? हम लोग संविधान बचाने की बातें करते रहते हैं। ये संविधान खतरे में है, वो तो बहुत बड़ी बात है, खतरे में है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले नंबर पर तो वोट खतरे में है। संविधान तो बात की बात है। अगर हम वोट बचाने में कामयाब नहीं होते हैं तो संविधान कहां से बचाएंगे? अरे संविधान को बचाने की जरूरत है, सही है, मगर अभी तो वोट बचाने की जरूरत है। अगर हम लोग वोट बचाने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी को बदलने में कामयाब हो सकते हैं, बीजेपी को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। वोट बचाने में अगर कामयाब होते हैं तो बीजेपी को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। मगर दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि 84 में कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाया। मान लो हम बीजेपी को बदल देते, अब बीजेपी को बदलने के लिए कांग्रेस को लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? मान लो अब बीजेपी के बदलने के लिए कांग्रेस को नहीं लाना चाहते हो, क्या विकल्प है? तो इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ज्यादातर लोग सारे देश भर में कि 2024 के चुनाव के बाद में देश में चुनाव होने वाला नहीं है, ये प्रचार हमारे अम्बेडकरी लोगों के द्वारा करना बंद होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो इमोशनल लोग हैं उनको समझ में नहीं आता, इससे डर पैदा होता है। जागरण करने की ज़रूरत है, डर पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? जागरण करने की ज़रूरत है, डर पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप अपने प्रचार के द्वारा डर पैदा करते हो कि 2024 के चुनाव के बाद दोबारा चुनाव होने वाला ही नहीं है, तो डर पैदा करने वाली बातें हैं। ऐसा सिचुएशन वैसी है, डर पैदा नहीं कर रहे। सिचुएशन ही वैसी है, एट प्रेजेंट सिचुएशन लाइक। हाँ, आपको ज़्यादा समझ में आता है ना, मुझे तो समझ में आता नहीं है। नहीं, आपको ज़्यादा समझ में आता है। आपको ज़्यादा समझ में आता है। इट इज अ सिचुएशन। अरे सुन ले भाई, सुन ले, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ, अरे सुन ले ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, सुन ले।
मैं आपको कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ। मुझे नहीं, मैं भी गलत नहीं कर रहा। मैं ये बात कह सुन ले तो सुन तो ले, तुमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं अरे नहीं अरे उठाओ मत उसको रहने बैठने दो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2024 के बाद चुनाव होने वाला ही नहीं है। बहुत गलत बात है। ऐसी बात कह के लोगों में डर पैदा मत करो। ऐसी बात जब ज्यादा से ज्यादा प्रचार में आती है, लोगों में डर पैदा होता है, और डर के आधार पर अगर वोट होगा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता सही हो जाएगा। जो लोग डर पैदा कर रहे हैं वो लोग तीसरी शक्ति का निर्माण होने से रोक रहे हैं। समझ में आता है किसी को? है समझ में आता है? आ गया, चलो आ गया, एक आदमी को तो आ गया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्लान बनाकर, योजना बनाकर जब देश में अभियान चलाया जाता है तो उसके पीछे कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन ये होता है कि ये लोग इसका, बीजेपी का तो विरोध कर रहे हैं, मेरे को ही मिलना चाहिए। ये कैलकुलेशन है। हमारा कैलकुलेशन क्या है? जो बहुजनवादी लोगों का कैलकुलेशन क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा कैलकुलेशन है, तो हम सोचते हैं डर पैदा नहीं करना चाहिए। विवेक से वोट होना चाहिए, जागरण से वोट होना चाहिए, डर के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए। डर के आधार पर वोट होगा, बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, और बहुत बड़े पैमाने पर डर पैदा किया जा रहा है। मैं इसके बहुत ज्यादा विरोध में हूं, सारे देश भर में इसके विरोध में हूं। सारे देश भर में हमारा जो संगठन है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, सारे देश भर में ये बात हम लोगों को समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो लोग लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, वो लोगों के अंदर जागरण पैदा नहीं होने दे रहे। लोगों के अंदर जागरण पैदा करने की जरूरत है। जागरण से विकल्प खड़ा होगा, जागरण से अल्टरनेटिव खड़ा होगा, और जागरण करना जरूरी है। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। क्या होगा? तो पहले भी हुआ। 84 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1952 से प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, वोट से होता था। चुनाव वोट से ही होता था, वोट से ही हो रहा था। 84 तक वोट से ही होता रहा। 84 के बाद से ईवीएम मशीन लाया गया और 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जागरण करने का काम किया, तीसरा विकल्प खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। क्या मतलब होगा? मैं तो नहीं जानता इसमें कोई बदलाव होगा। तीसरी शक्ति का निर्माण होना जरूरी है। कम से कम तीसरी शक्ति इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले जो लोग हैं वो कम से कम बैलेंसिंग पावर में हो। अगर वो रूलिंग पावर में नहीं है तो कम से कम बैलेंसिंग पावर में हो। ये खबरदारी आपको लेनी चाहिए। अगर मैं अपने लेवल पर खबरदारी लेने का काम करता हूं
तो मेरे अकेले के लेवल पर खबरदारी लेने से बात नहीं होगी, लोगों के लेवल पर, जनता के लेवल पर ये खबरदारी लेना जरूरी है। इसलिए ये बात खास तौर पर मैं समझा रहा हूं। मैं भी लोगों की बातें सुन रहा था। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैं आंदोलन में हूं। अभी मेरी उम्र 67 साल की है, तो राउंड अबाउट 50 साल हो गए। या तो बहुत सारे लौंडे तो अभी 25-30 साल के भी नहीं होंगे। और जब मैंने आंदोलन शुरू किया था, हम आंदोलन कर रहे थे, तो पैदा भी नहीं हुए थे। चलो अब पैदा हो गए तो अभी तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं। तो मैं जो लोग, नौजवान लोग हैं, उन लोगों को आने वाले समय में उनके भविष्य का मामला है, उसके लिए बता रहा हूँ। ऐसे नौजवान लोगों के भविष्य का मामला है और इस परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम क्या कर रही है? ईवीएम वोटों की चोरी कर रही है। वोट का अधिकार क्या करता है? जानते हो, वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का, शासक बनने का। ध्यान से सुनो, तो बता रहा हूं। वोट का अधिकार जो है उसमें 2 अधिकार शामिल है, एक शासक चुनने का, दूसरा शासक बनने का। तो 84 तक तो हम चुनते ही रहे दूसरों को। 84 तक हम दूसरों को चुनते ही रहे। तो दूसरों को चुनने से विकल्प खड़ा नहीं होता। वोट के अधिकार में शासक चुनने का अधिकार ही नहीं है, बनने का भी अधिकार है। ये समझने के लिए 84 तक का समय चला गया। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बनने का एजेंडा घोषित किया। बनने का एजेंडा घोषित करने के बाद ईवीएम लाया गया। मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ईवीएम क्यों आई। ऐसे ही हवा में थोड़ी आई, उसके पीछे कारण था। उसके पीछे हिस्टोरिकल कारण था कि अब लोग शासक चुनने का काम नहीं करना चाहते, शासक बनने का काम करना चाहते हैं। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, शासन करती जमात बनना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। इसके लिए काम करने का काम हुआ। नहीं तो काशीराम जी के पहले हमारे महाराष्ट्र में पार्टी तो थी ना, वो तो टिकट मांगने के काम करते थे। उसके बारे में बोलकर मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। खामखा वो जायका जो है मुंह का खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये तो उनको मालूम था, उनके सामने बाबा साहब ने कहा था शासन करती जमात बनना हमारा मकसद है। उन्होंने उसके लिए कोई एजेंडा नहीं बनाया, उसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं बनाया। महाराष्ट्र के जो लोग थे, महाराष्ट्र के बाहर जाकर संगठन बनाए, मुझे तो नहीं मालूम। हम लोगों के द्वारा अभी 625 जिलों में संगठन की शाखाएं मैंने फैलाई। 625, 729 जिले हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन के 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो 729 जिले हैं। उसमें से फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, SC, ST, OBC, कुछ लोग हमारे अंबेडकरी लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं
ओबीसी के बंधुओं, हम जागृत हो गए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हो। अरे तो आम्बेडकरी लोगों का काम है भाई, ये काम तुम्हारा है, उनका नहीं है, तुम्हारा है। जिसको अकल आएगी वही ना अकल बांटेगा, जिसको समझदारी आई वही ना समझदारी बांटेगा, जिसको समझ में आएगा वही ना समझदार बनाएगा। कोई भी कैसे बनाएगा, वो अपने आप कैसे बनेगा। तो ये जो बातें हैं, ये जो अम्बेडकराइट लोगों का काम है, वो काम अम्बेडकराइट दूसरे लोगों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये आप करो। अरे क्यों, दूसरे क्यों करे, हम क्यों नहीं करे। ये बात काशीराम जी ने 84 से इस एजेंडे को बना के काम किया। ये करने की जरूरत है। इसलिए केवल दूसरे लोगों को कहने अरे तुम करो ये बात भी गलत है। नागपुर के जो लोग हैं, ये तो सारे देश के लोगों को, ये जो बहुजन है, बहुजन का क्या मतलब है? केवल अम्बेडकरी बहुजन होता है क्या है? अगर अम्बेडकरी ही बहुजन होता तो फिर अम्बेडकरी शब्द के लिए बहुजन दूसरा शब्द काहे के लिए आया? अम्बेडकरी रहना चाहिए था, बहुजन काहे के लिए लाया गया? बहुजन लाया गया, इसका मतलब ये है कि अम्बेडकरी से आगे अब इसको बढ़ोतरी करने की जरूरत है, बहुजन लोगों तक ले जाने की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट के लोग 15%, शेड्यूल ट्राइब के लोग 7.5%, 22.5%, 52% लोग ओबीसी, कितने हो गए? 74.5%। 10-12% लोग अगर ये माइनॉरिटी मान लो, हो गए 85%। तो 85% की बात काशीराम जी ने कही। ये काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। तो अम्बेडकरी का क्या मतलब है? नागपुर के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है अम्बेडकरी का क्या मतलब होता है। अम्बेडकरी का मतलब है एक लिमिटेड, उतने लिमिटेड लोगों से इंदिरा में चुनकर ला सकते, दूसरी छोड़ो। है? बुरा लगेगा, इंदिरा में ला सकते? अरे जहां हमारी संख्या का अनुपात ज्यादा है वहां भी नहीं ला सकते। तो कोई कैलकुलेशन, कोई समझदारी की बात तो होनी चाहिए ना। जब हम समझदारी की बात करेंगे और बहुमत को जगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बहुजन बनेगा। जो बहुमत वाले लोग हैं उसको जगाने का काम करके उसका जनमत बनाना पड़ेगा। वो जनमत जब आप बनाओगे, उससे संगठित शक्ति का निर्माण होगा। उससे निर्माण हुई संगठित शक्ति से फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर बदलाव होगा। ये करना होगा। ये करने के लिए संगठित प्रयास की जरूरत है। इसलिए लिमिटेड लोगों के समर्थन से बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। जो हम चाहते हैं बड़ा बदलाव, वो लिमिटेड लोगों के समर्थन से होने वाला नहीं है। हमें बहुमत वाले जो लोग हैं उन लोगों को तैयार करना होगा और वैचारिक रूप से तैयार करना होगा। उनको फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा से तैयार करना होगा और उसके आधार पर बहुजनों का आंदोलन निर्माण करना होगा और उसके आधार पर बदलाव होगा। जो बदलाव हम चाहते हैं वो करना होगा। इसके लिए सारे देश भर में संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा और लोगों को जो अंबेडकरी कहते हैं उनको मानसिकता से बहुजन बनाना होगा। उनको बहुजनों को तैयार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। जो जागृत है वही दूसरों को तैयार करने का काम कर सकते हैं। ये मौलिक बात हमको समझना होगा। इसको समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को जो बातें कह रहा हूँ
वो आप लोगों को कोई ब्लेम वगैरह देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये काम करना होगा। अगर ये काम हम करते हैं तो जो आप बदलाव चाहते हो वो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ये बात पर मैं यकीन नहीं करता हूँ कि बदलाव नहीं होगा, होगा, मगर कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। किसी भी बदलाव को लाने के लिए बाकायदा एक सोच होती है, उसका प्लान बनाना पड़ता है, प्लान को कन्वर्ट इनटू एक्शन करना पड़ता है, एक्शन को समाज में लागू करना पड़ता है, तब जाकर होता है। 50 साल से ये काम में लगा हुआ हूँ। इसके लिए इतना बड़ा सारे देश भर में संगठित शक्ति का निर्माण किया। अब मैदान में उतरे हैं, अभी हम मैदान में उतरे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2030 तक कोई जिला नहीं रहेगा, इससे भी बड़ी बड़ी रैलियां होगी। केवल नागपुर में नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी रैलियां होगी, देश भर में होगी। मैं केवल नागपुर की बात नहीं कर रहा हूं, और ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, कर रहा हूं। तो इसलिए साथियों, ये बदलाव आपको भी ध्यान में रखकर करना होगा। ईवीएम के विरोध में अभी हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा लंबी बात करने के बजाय क्या करना है, ईवीएम के विरोध में क्या करना है। देखो, अभी हम लोग चुनाव आयोग में बैठे हुए जो लोग हैं, जो केवल ईवीएम मशीन पर ही चुनाव करवाना चाहते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि ईवीएम मशीन ट्रांसपोर्टिंग का काम शुरू हो गया है? पता आप लोगों को? बैलेट पेपर जो है, बैलेट पेपर जो होता है ना, वो तो कैंडिडेट, आखिरी कैंडिडेट होता है ना फॉर्म भरने वाला, उसके बाद प्रिंटिंग ऑर्डर होता है? समझ में आता है? जब कोई कैंडिडेट फॉर्म भरता है आखिरी, उसके बाद प्रिंटिंग होता है। ईवीएम ऐसे नहीं होता, वो 6 महीने पहले करना पड़ता है। तो ईवीएम मशीन रेडी हो गई, ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है। प्रोग्रामिंग जो है, उस समय इंजीनियर जाते हैं हर चुनाव क्षेत्र में, हर जगह, और फिर प्रोग्रामिंग वहां करते हैं। तो बैलेट पेपर जो है वो इस तरीके से काम किया जा सकता है। आखिरी कैंडिडेट का फॉर्म भरने के बाद में, विड्रॉल के बाद में, क्लियर लिस्ट होने के बाद में प्रिंट करके किया जा सकता है। उसकी छपाई अभी करने की जरूरत नहीं है, उस समय होगा। तो इसलिए मैं चुनाव आयोग को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। संविधान के दायरे में रहकर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग पर। और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव फंडामेंटल राइट है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट है। हमारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता संवैधानिक अधिकार और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है। ये फंडामेंटल राइट है, केवल संवैधानिक अधिकार नहीं है। और फंडामेंटल राइट जो है, सुप्रीम कोर्ट भी उसका वायलेशन नहीं कर सकता। सरकार के पास तो उसका वायलेशन करने का अधिकार ही नहीं है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव। हम जिसको चुनना चाहते हैं उसी की सरकार होनी चाहिए, हम जिसको चुनना नहीं चाहते हैं उसकी सरकार नहीं होनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है। अगर ये भी हम लोग बचाने में कामयाब नहीं होते हैं तो हम डींग हाँकने का काम करना बंद कर दे कि संविधान को बचाएंगे। अरे वोट को बचा ले भाई, पहले वोट को बचा ले, फिर बाद में संविधान को बचाने की बात कर ले। अगर हम वोट नहीं बचा पाएंगे तो संविधान कहाँ से बचा पाएंगे? अगर वोट बचा लेंगे तो बीजेपी को नीचे गिरा देंगे। बीजेपी वाले जो है, ये नरेंद्र मोदी को उन्होंने सामने किया। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये तो ब्राह्मण लोग हैं ना। ऐसा जब मैं बोलता हूँ कुछ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता।
बुरा लगता है। अरे 3.5% है, ये 3.5% लोगों को ग्राम पंचायत में चुनाव जीत सकते हैं? अरे पार्लियामेंट में चुनाव जीतने, अबे ग्राम पंचायत तो जितवा ले। मैं ऐसे कई गांव जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, ब्राह्मण गांवों में ग्राम पंचायत का चुनाव ही नहीं लड़ते। गांव में देश का लड़ते। ये 3.5% लोग ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच नहीं चुनवा सकते, वो देश के पंचायत में प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। बहुत लोग डरते हैं मोदी को। मैं तो ये ऐलानिए कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। कितने लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन समझ में आता है? 1932 को बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के विरोध में रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का मामला उठाया था। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड में है अभी भी। तो हम लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। और नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है तो सबूत क्या है? ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है, साली कुत्ते की कर रहा है, बिल्ली की कर रहा है, जानवर की कर रहा है, ओबीसी की नहीं कर रहा है। और प्रचार क्या करते हैं? मैं ओबीसी का हूँ इसलिए मेरे को गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे तू ओबीसी का है, ओबीसी की तो गिनती कर ले। कुत्ते बिल्ली की गिनती करवा रहा है, ओबीसी की तो गिनती कर ले। अगर ओबीसी की भी गिनती नहीं करता है तो इससे बड़ा क्या एविडेंस है कि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है? इसका मतलब है नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर का मतलब है पावर कुछ और लोगों के हाथ में है। चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को सामने रखा गया है। वो इसलिए सामने रखा गया है क्योंकि वो 52% लोगों का प्रतिनिधि है। ओबीसी का है, ओबीसी का है कहते रहते ना, तो ओबीसी को तो 52% लोग कहते हैं। तो आरएसएस के लोगों ने प्लान बनाकर, उनको मालूम है हम तो 3.5% लोग हैं, इसलिए 52% आदमी को सामने किया। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का और उस मुद्दे पर कई बार मैंने भारत बंद करवाया, हमने कई बार इस इश्यू को उठाया। इसको काउंटर करने के लिए आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को लाया। अब ओबीसी के आदमी को लगता है कि हमारा ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री हो गया। अब गिनती और उन सिद्धांतों को जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है और रियल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमें समझने की जरूरत है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने 1932 को इस मुद्दे को उठाया था और इसीलिए गांधी जी ने आमरण अनशन करके 17 अगस्त 1932 को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने हासिल किया था, उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन करवाया गया था। और उस आमरण अनशन के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार समाप्त किया गया। अगर नहीं किया गया होता तो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होते, लड़ने वाले झगड़ने वाले होते। और अगर ऐसा होते तो ओबीसी की जातियां आधारित गिनती कब की हो गई होती? ओबीसी वालों को गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय कहने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे वो गांधी जी महाराष्ट्र में आकर खुद कहा, मैं वास्तविक महात्मा नहीं हूँ, ज्योतिराव फुले है। गांधी जी ने कहा मैं वास्तविक नहीं हूँ। अरे ईमानदार आदमी था गांधी जी, चाहे कुछ भी हो, मगर गांधी जी ईमानदार था, कम से कम इतने मुद्दे पर तो ईमानदार था। उसने कहा नहीं, ज्योतिराव फुले वास्तविक महात्मा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हम लोगों को, बहुसंख्य लोगों को तैयार करके लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है। उसकी रणनीति हमारे पास होनी चाहिए।
उसकी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए, रणनीति हमारे पास होनी चाहिए। केवल भाषण करने से नहीं होगा, संगठित शक्ति चाहिए। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन को हम लोगों को बदलना है, तो बदलने के लिए अभी हमारे पास चुनाव घोषित नहीं हुआ। जब वोट पड़ेंगे उसके पहले तक हम लोगों को ईवीएम फोड़ने के लिए देश भर में कमेटियां बनाना होगा। तो कुछ लोग वो ऐसा बोलेंगे, आखिरी बात कह रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं इससे तो जेल हो जाएगा। तो संविधान बचाने की बात करने वाले जेल में जाने के लिए डर रहे हैं? डर रहे हैं? तो मैं तो बाकायदा गुजरात की जेल में जाकर वापस आया हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ। ऐसे थोड़ी केवल आप ही को सलाह दे रहा, गुजरात के जेल में जाके आया। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जेल में जाके आया। तो संविधान बचाने के लिए हमको जेल में जाना होगा, मगर मैं कहता हूं वोट को बचाने के लिए जेल में जाने के लिए अगर तैयार हो जाओ तो संविधान बच जाएगा। वोट को बचाने के लिए जेल में जाने के लिए तैयार होना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा? अगर हमारे जागरण से चुनाव आयोग नहीं जागा और बैलेट पेपर नहीं माना तो चुनाव तो होगा, ईवीएम से होगा, होने दो। ये तो चुनाव तो होगा। जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा कि फिर भी वोट डालने के लिए जाना होगा, हाँ मैं भी कह रहा हूं जाना होगा। नहीं जाओगे तो फोड़ोगे कैसे? जाना पड़ेगा अंदर, तब तो फोड़ेंगे। अंदर जाना पड़ेगा। मैंने दिल्ली में कहा फोड़ेंगे, तो चुनाव आयोग ने ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, मैंने मेरे पोस्ट में लिखा फोड़ेंगे, उसके नीचे लेटर लिख दिया। वो कांग्रेस वाले जो लोग हैं, उसका महासचिव है सुब्रमण्यम स्वामी, तो वो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी वाला, तो कांग्रेस का महासचिव है, उसने लेटर लिखा चुनाव आयोग को, बातचीत करने के लिए समय दो। आप लोगों ने खबर पड़ा होगा कि बातचीत करने के लिए समय दो। चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया, बातचीत करने के लिए समय नहीं दिया। तो कांग्रेस ने, उसके महासचिव ने क्या कहा? दूसरी चिट्ठी लिखा, बातचीत करने के लिए समय दो। अरे क्या बेवकूफी है भाई, तेरे को एक बार इतने महीने से, सितंबर से तुम समय मांग रहे हो, दे नहीं रहा, रिजेक्ट भी करने वाला लेटर भेजा, दोबारा परमिशन मांग रहे हो कि बोलने के लिए समय दो। अरे हमारे जैसा कांग्रेस के लोग मैदान में उतर जाए। कांग्रेस के लोग मैदान में नहीं उतर रहे। तुम लोग मैदान में उतरो, तुम लोग मैदान में उतर गए हो, उसका धन्यवाद देने के लिए कांग्रेस के आए, धन्यवाद देने के लिए आए। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुम मैदान में उतरे। अरे कांग्रेस मैदान में उतरने के लिए कोई आदेश दे नहीं रहा, कांग्रेस आंदोलन करने के लिए कोई आदेश दे नहीं रहा। ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? पवार साहब को मैंने दिल्ली में बुलाया था, वो आए थे, क्योंकि पवार साहब तो ईवीएम लाने वाले में नहीं थे। अगर मान लो कल कांग्रेस वाले बोलेंगे कि ईवीएम गलत है, तो बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? तुमने तो लाया था। कांग्रेस वालों की समस्या हो जाती कि तुमने तो लाया था। अब जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वहां कम से कम रीजनल लेवल पर रिजोल्यूशन तो विधानसभा में पास करें। कम से कम विधानसभा में रिजोल्यूशन पास करें। ईवीएम लाने का विरोधी पार्टी के जो नेता हैं दिल्ली में, वो पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन फेल हो जाए, रिजोल्यूशन तो रखे, बैलेट पेपर ला। कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है सेंटर में, वो वहां प्रस्ताव रख सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है ना ये गौतम जी, वो प्रस्ताव रख सकते हैं। वो फेल हो जाए तो बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी, बीजेपी नंगी हो जाएगी जनता की नजर में। अब मुझे कांग्रेस को राजनीति सिखाना पड़ रहा है, मुझे भी शर्म आती है। कांग्रेस वाले लोग इतने कांग्रेस की 125 साल से ज्यादा मेरे ख्याल से समय हो गया, उनको हम क्या बताएं?
वो सारे भारत वालों को राजनीति सिखा रहे हैं, हम क्या सिखाएंगे उनको। मगर उनको निश्चित रूप से इसके विरोध में आंदोलन करना चाहिए। अरे सांसदीय आंदोलन करो, संसद के अंदर करो, मगर कांग्रेस ईवीएम के विरोध में सामूहिक एक्शन करते हुए दिख नहीं रही। हाँ, चिट्ठी लिख रही, कांग्रेस चिट्ठी लिख रही है, वो चिट्ठी रिजेक्ट हो रही है, दूसरी लिख रही, आंदोलन नहीं करे। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, अरे आप भी आंदोलन करो, हम भी अब मैदान में उतरे हैं, तुम भी उतरो। तुम अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, अगर सड़कों पर उतरे तो हो सकता है बैलेट पेपर का निर्णय जल्दी हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कांग्रेस के लोग मैदान में उतरे तो जल्दी फैसला हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन में अभी कम से कम 26 पार्टी के लोग हैं। अभी आने वाले समय में हो सकता है और बढ़ जाए। तो ये 26 पार्टी के लोग जो है, अगर ये मिलकर बैलेट पेपर की मांग करना शुरू कर दे, सड़कों पर उतरने का काम करेगा, अरे कुछ नहीं तो संसद से राष्ट्रपति भवन तक चलते जाए, इतना आसान का। मतलब एक संसद की वहां इकट्ठा हो जाए, वहां चलते हुए जाए। अब इतना भी नहीं चल सकते। क्योंकि हमारी तो कोई खबर आएगी नहीं, अब इतना बड़ा हो गया। कोई टीवी वाला खबर देगा क्या? नहीं देगा। अबे हमको टीवी वाले की आदत भी होगी, खाली उनके खबर पर हम निर्भर ही नहीं है। ये इतने सारे हो गए टीवी वाले। अब सोशल मीडिया दुनिया में पहले नंबर का मीडिया हो गया है। अब वो मीडिया पहले नंबर का नहीं रहा है, अब तो सोशल मीडिया पहले नंबर का हो गया है। तो करोड़ों लोगों तक सोशल मीडिया में खबर जा रही है, सारे देश भर में खबर जा रही है। इसीलिए अभी हमारे साथी ने कहा कि बयान लगाया, यहाँ से वो बाहर जा ही नहीं रही है। ठीक है, रिकॉर्ड करके रखो, कल दिखाओ, जाएगा। ये तरीका है भाई। मैं भी सोशल मीडिया का, हमारा करोड़ों लोगों का नेटवर्क है, जो आज हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, कल दिखाते हैं। चलो आज नहीं दिखाया, कल दिखा ही जाएगा। अरे कोंबडी किती झाकून ठेवली तर सूर्य उगवायचं राहते काय? सूर्य तर तरी पण उगवतेच ना। तो इसलिए साथियों, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमें ईवीएम फोड़ने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनानी चाहिए और राउंड अबाउट 13 लाख से 15 लाख तक बूथ होने की संभावना है सारे देश भर। तो यदि जिले के लोग निर्धारित कर ले, 1 महीने में आपके जिले में जितने बूथ है वो सारे बूथ लेवल पर कमेटियां निर्धारित हो सकती है। अगर सारे बूथ लेवल पर आप कमेटियां बना लेते हो तो आप ईवीएम फोड़ने के लिए वहां तैयार रहोगे। तो एक आदमी जाके फोड़ेगा तो चुनाव आयोग दूसरी मशीन लगाएगा। तो इसलिए 5 आदमी कम से कम कमेटी में होने चाहिए। अगर 5 बार फोड़ना पड़े तो 5 बार फोड़ना। 15 लाख लोग जब फोड़ेंगे ना, किसी को जेल नहीं होगी, लिख के देता हूं। एक आदमी फोड़ेगा तो 15 लाख आदमी फोड़ेंगे तो दे तो नेशनल एजेंडा हो गया। मैं आपको आंदोलन की रणनीति भी समझा रहा हूं कि अगर एक आदमी फोड़ेगा तो वो जेल में जा सकता है। 15 लाख लोग फोड़ेंगे, कोई जेल में नहीं लेके जाए, उसी की बात मान लेंगे। अरे समझ में, आप लोगों की बात अगर मनवाना चाहते हो तो 15 लाख लोगों की कमेटियां बनाओ और फोड़ने के लिए तैयार करो। मैं जानता हूं ये बात कह रहा हूं, ईवीएम फोड़ना है तो मैं जानता हूं इलीगल है, तभी बोल रहा हूं। केवल फोड़ो ऐसा कहने से, कहना भी गैर कानूनी है, मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकता है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, वकील भी या गौतम साहब है ना, बराबर है ना, फोड़ो, ये गैर कानूनी बात है। मैं जानता हूं गैर कानूनी है, मैं संविधान को बचाने के लिए इतना भी काम ना करूं तो मुझे तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं। मैं तो मैं आपको जेल में जाने के लिए कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, पहले मैं ही जाने के लिए तैयार हूं। मैं ही जाने के लिए तैयार हूं। तो आप कमेटियां बनाओ और ये कमेटियां हम लोग तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए बना रहे हैं
इसकी खबर चुनाव आयोग के पास जाती रहे। देखो, चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर आ जाए, ये सीक्रेट खबर जानी चाहिए इस चुनाव आयोग को, भारत सरकार को, चुनाव आयोग को खबर जाने दो, बैलेट पेपर पर आ जाए, बैलेट पेपर चुनाव हो जाएगा। केवल मांग करने से बैलेट पेपर नहीं आएगा। ये जनता का आंदोलन खड़ा करना होगा और इसके लिए फोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। फोड़ने वाली कमेटियां बनाओ, अभी नहीं फोड़ना है, 3 दिन पहले बताऊंगा कैसे फोड़ना है। अभी तो कमेटियां बनाओ। देखो, समझ रहे हो ना, ये लड़ाई लड़ने का भी कोई हुनर होता है कि नहीं, आंदोलन करने का भी कोई हुनर है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। 3 दिन पहले बताएंगे, हो सकता है 4 दिन पहले ही बैलेट पेपर आ जाए। लड़ाई लड़ने का कोई हुनर होना चाहिए कि नहीं, ये बता रहा हूं। जब सारे देश के और भारत सरकार को, चुनाव आयोग को मालूम हो जाएगा 15 लाख कमेटियां बन गई, बोले चलो बैलेट पेपर ही कर ले, नहीं करेंगे तो भी करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई है, इस लड़ाई की रणनीति होनी चाहिए। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है वो लड़ाई न लड़ी जा सकती है न जीती जा सकती है। इस तरीके से हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। तो ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए फोड़ने वाली कमेटियां बनाओ। 3 दिन पहले फोड़ने की बात बोलूंगा, अभी से बोलने से भाप निकल जाएगी। मुंह से भाप निकालने का कोई मतलब नहीं है, मुंह उसके अंदर ही रहना चाहिए, भाप तो गर्मी रहेगी। तो इसलिए ये लड़ाई हमको लड़ना है और संविधान बचाने के लिए वोट का अधिकार बचाना होगा। वोट का अधिकार बचाएंगे तो बीजेपी को हरवाएंगे। तो पहले वोट का अधिकार बचाने के लिए हमें सारे देश भर में ईवीएम से अपने वोटों का बचाव करना है। इसके लिए आप अपने आप की तैयारी करो। इस कार्यक्रम के लिए इतनी भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हो, सारे देश भर में हम लोग कर रहे हैं, सारे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।